हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एसएचआरसी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अंतर्राष्ट्रीय आधार की बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे क्या सार्वभौमिक घोषणा, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ की जो महासभा है उसने 10 दिसंबर 1948 को, तो यूएनओ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी, जिसे हम क्या कहते हैं यूडीएचआर मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये घोषणा की थी। इसी उपलक्ष्य में हमारे 10 दिसंबर के उपलक्ष्य में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें अनुच्छेद की, तो इस वैश्विक घोषणा पत्र में कुल कितने 30 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है, जो सभी राष्ट्रों के लिए एक समान मानक स्टैंडर्ड तय करते हैं। क्या हमारे सभी राष्ट्रों के लिए एक सामान्य मानक मतलब मानवाधिकारों के मानक कैसे होने चाहिए, तो इसके स्टैंडर्ड तय करते हैं। अब हम देखेंगे भारत में क्या है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू होता है। बात करें भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की, तो पारित कब किया गया और लागू किया गया उसकी बात करें, तो भारतीय संसद के द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब? 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जो हमारे 28 सितंबर 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। कब से? 28 सितंबर हमारे 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। परिभाषा की बात करें तो इस अधिनियम की धारा 2D घ के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 2D मतलब घ की बात करें, धारा 2 घ में मानवाधिकार शब्द को परिभाषित किया गया। 2D या फिर 2 घ में हमारे 2 घ में मानवाधिकार शब्द की परिभाषा दी गई है। बात करें इसके अंतर्गत हमारे आयोगों के गठन की भी बात की गई है। किसके? आयोगों के गठन की बात भी की गई है। तो इसकी बात करें तो इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब एनएचआरसी की गठन की बात की गई, जो हमारे 12 अक्टूबर 1993 में जिसका गठन कर दिया गया। कब? हमारे 12 अक्टूबर 1993 को, और कहाँ पे? नई दिल्ली में। राज्य स्तर पर हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्या? हमारे राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। स्वायत्ता की बात करें तो यह हमारे उच्च शक्ति प्राप्त, ये हमारे क्या एक उच्च शक्ति प्राप्त स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस निकाय है। और इसकी स्वायत्ता इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया निश्चित कार्यकाल, जिसके बारे में धारा 23 में बताया गया है, और वित्तीय स्वायत्ता मतलब वित्तीय स्वतंत्रता, जिसकी धारा 33 की में इसके बारे में बताया गया है। तो इसकी स्वायत्ता के बारे में बात करें तो यह हमारे क्या उच्च शक्ति प्राप्त स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस निकाय है। और इसकी स्वायत्ता इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया निश्चित कार्यकाल, जो उसमें हमारे धारा 23 में बताया गया है, और धारा 33 में इसकी वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो इसी क्रम में हमारे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। तो अधिनियम के संदर्भ की बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21 से 29 तक, तो हमारे अध्याय 5 की धारा 21 से 29 तक राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बताती है। तो इसी क्रम में हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग बनता है। प्रकृति की बात करते हैं, कैसा आयोग है? ये हमारे एक सांविधिक मतलब स्टेटरी आयोग है। तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि संसद के एक अधिनियम से ये बना है, जिसका मुख्यालय हमारे जयपुर के अंदर है। गठन और कार्य प्रारंभ की बात करें तो धारा 21(1) के तहत इसका गठन और प्रारंभ की बात करें। अधिसूचना की बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा 18 जनवरी 1999 को इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। कब? हमारे 18 जनवरी 1999 को इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। कार्य प्रारंभ करने की बात करें तो पूर्ण गठन के पश्चात, एक बार जब इसका पूर्ण गठन कर दिया गया, तो उसके पश्चात आयोग ने 23 मार्च 2000 से, तब से 23 मार्च 2000 से सुचारू रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया था। तब से 23 मार्च 2000 से सुचारू रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया था। अब इसके मुख्य कार्यों की बात करें तो राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी करना मतलब वॉचडॉग के रूप में काम करता कौन? हमारे एसएचआरसी। आप इसे याद रखेंगे। ये तो हमने इनके गठन और कार्य प्रारंभ की बात की। अब देखेंगे आयोग की संरचना, जो हमारे 21(2) में बताई गई। आयोग की संरचना क्या होगी, इसके बारे में बताया गया किसमें? धारा 21(2) में। बात करें इसकी आयोग की संरचना की, तो प्रारंभिक संरचना की बात करें 1999 में प्रारंभिक संरचना में देखिए तो एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। क्या थे? एक तो अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। कुल मिला के कितने? 5 सदस्य थे। आप इसे याद रखेंगे। वर्तमान संरचना की बात करें तो 2006 में जब एक बार संशोधन इसमें कर दिया गया, तब इसके बाद एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, मतलब कुल कितने? 3 सदस्य हैं इसके। तो आयोग में शुरुआत में तुम्हारे 5 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, जब इसकी प्रारंभिक संरचना की गई थी, मतलब प्रारंभ में इसको बनाया गया था। वर्तमान में देखें तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, मतलब कुल मिला के कितने? 3 सदस्य।
इसके प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो आयोग का एक सचिव होता है। आयोग का क्या है? एक सचिव होता है जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सीईओ होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, आयोग का एक सचिव होता है जो हमारे आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या फिर सीईओ होता है। बात करें आयोग के अंदर कौन-कौन से पदाधिकारी काम करते हैं, पदाधिकारी की बात करें तो प्रारंभिक पदाधिकारी मार्च 2000 की बात करें तो पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? श्रीमती कांता भटनागर। हमारे पहली अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती कांता भटनागर। और शुरुआती 4 सदस्य कौन थे हमारे? अमर सिंह गोदारा, आर के आकोदिया, बी एल जोशी और आलम शाह खान। आप इसे याद रखेंगे। शुरुआती 4 सदस्य कौन थे? अमर सिंह गोदारा, आर के आकोदिया, बी एल जोशी और आलम शाह खान। और प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती कांता भटनागर। वर्तमान कौन हमारे पदाधिकारी? हमारे अध्यक्ष है श्री गंगाराम मूलचंदानी। अध्यक्ष कौन हमारे? श्री गंगाराम मूलचंदानी। और सदस्य कौन हमारे? 2। एक तो हमारे श्री रामचंद्र सिंह झाला और दूसरे हमारे कौन है? श्री अशोक गुप्ता। बात करें न्यायमूर्ति एच एल दत्तू ने, क्या? एच एल दत्तू ने मानवाधिकार आयोग की सीमित शक्तियों के कारण इसे दंतहीन बाघ और कागजी शेर की संज्ञा दी है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे एनएचआरसी है तो उसको उस आयोग को सीमित शक्तियां होने की वजह से इसे एक दंतहीन बाघ और कागजी शेर की संज्ञा दी है। किसने? एच एल दत्तू ने। अब हम देखेंगे राजस्थान के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी संगठनात्मक संरचना के बारे में देखें। इसमें एक तो अध्यक्ष है और 2 सदस्य है। एक तो अध्यक्ष है, 2 सदस्य। इसमें एक सचिव होता है। क्या होता है? एक सचिव होता है। फिर इसके नीचे उप सचिव होते हैं। फिर इसमें हमारे 5 शाखाएं, एक तो लेखा शाखा, संस्थापन शाखा, कंप्यूटर शाखा, पूल शाखा और पुस्तकालय शाखा। बात करें अतिरिक्त पुलिस निदेशक, जो इसका अन्वेषण अनुभाग है वो होता है, जो जिसमें हमारे क्या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है। क्या होता है? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी होता है। पंजीयक या पंजीयन अनुभाग की बात करें तो उप पंजीयक होता है। क्या होता है? उप पंजीयक होता है, जिसमें हमारे पंजीयन शाखा और अभिलेख शाखा होती है। क्या होती है? पंजीयन शाखा और अभिलेख शाखा होती है। तो ये हमने राज्य मानवाधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना देखी। फिर देखेंगे नियुक्ति और योग्यता के बारे में। धारा 22 के अंदर बताया गया नियुक्ति और योग्यता के बारे में। धारा 22 में बताया नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, जो हमारा एसएचआरसी है जो राजस्थान का, उसके आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा एक उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पे की जाती है। किसकी सिफारिश पे? एक उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पे की जाती है। बात करें हमारे चयन समिति के सदस्य की, इसमें हमारे समिति का अध्यक्ष कौन होगा? समिति का अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री होगा। राज्य का गृह मंत्री होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा और विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। तो चयन समिति होगी तो चयन समिति हमारे 4 सदस्य होंगे। समिति का अध्यक्ष हमारा मुख्यमंत्री होगा, राज्य का गृह मंत्री होगा और विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसके सभापति और विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। बात करें सदस्य और जो हमारा अध्यक्ष है उनकी योग्यता की, तो अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए? अध्यक्ष की बात करें तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या फिर न्यायाधीश होना चाहिए। ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या फिर न्यायाधीश होना चाहिए। 2019 के संशोधन से पहले केवल मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान था, लेकिन अब न्यायाधीश भी इसमें चलेगा। प्रथम सदस्य की बात करें तो उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश नहीं, कार्यरत होना चाहिए या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। अथवा देखिए तो कम से कम 7 साल का अनुभव रखने वाला जिला न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर क्या हमारे कम से कम 7 साल का अनुभव रखने वाला जिला न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरे सदस्य की बात करें तो मानवाधिकारों से संबंधित या मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का विशेष व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब हम इसके कार्यकाल त्यागपत्र पद से हटाने की बात करें। कार्यकाल त्यागपत्र पद से हटाने की बात करें तो इसके कार्यकाल हमारे धारा 24 में बताया गया है। 2019 के संशोधन के बाद इसमें क्या 2019 में संशोधन किया गया। उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो कर दिया गया है। पहले हमारे 5 साल और 70 साल था, इसको घटा के कितना 3 साल और 70 साल कर दिया गया है। कब? 2019 के संशोधन के बाद। पुनर्नियुक्ति की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य, क्या अध्यक्ष और सदस्य दोनों के दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र है, लेकिन क्या 70 वर्ष की आयु सीमा तक ही ये हमारी पुनर्नियुक्ति होगी। सेवानिवृत्ति पर प्रतिबंध की बात करें, सेवानिवृत्ति के बाद क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये हमारे केंद्र या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लाभ के पद नौकरी के लिए अयोग्य होते हैं। ये हमारे क्या कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक बार जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो हमारे केंद्र या फिर किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य लाभ के पद या फिर नौकरी के लिए अयोग्य हो जाते हैं। त्यागपत्र की बात करें धारा 23(1) में जिसके बताया गया है, तो त्यागपत्र की बात करें तो अध्यक्ष या सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र किसको सौंप सकते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं, यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो। बात करें इनको पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो धारा 23(1) में या 23(1) में हमारे पद से हटाने के बारे में जानकारी दी गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो भले ही राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, हमारा
एनएचआरसी है, एसएचआरसी है, तो एसएचआरसी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन इन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। और किस आधार पर हटाएंगे? आधार की बात करें तो कदाचार या असमर्थता ये साबित होने पे, कदाचार या असमर्थता साबित होने पे हमारे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और राष्ट्रपति इन मामलों में, कदाचार असमर्थता के मामले में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय, सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाता है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाता है और रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें हटाया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर ही राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाता है। लेकिन आधार क्या होना चाहिए? कदाचार या असमर्थता। दूसरा कोई आधार हो, अन्य आधार हो जिसमें बिना जांच के भी हटाया जा सकता है। जैसे वो व्यक्ति दिवालिया हो जाए, कार्यकाल के दौरान कोई अन्य सवैतनिक काम करने लगे, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, या फिर न्यायालय के द्वारा किसी अपराध में दोषी ठहरा के उसको सजा दे दी जाए, तो इन मामलों में बिना जांच के भी उसे हटाया जा सकता है। फिर अन्य महत्वपूर्ण धाराएं और प्रावधान की बात करें। अन्य महत्वपूर्ण धाराओं और प्रावधान की बात करें तो कार्यवाहक अध्यक्ष जो धारा 25 के अंदर बताया गया है, तो अध्यक्ष का पद रिक्त होने पे, क्या अध्यक्ष का पद रिक्त होने पे मतलब उसकी मृत्यु हो जाए या फिर त्यागपत्र हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। जो 2 सदस्य हैं, उन सदस्यों में से किसी भी सदस्य को क्या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। और ये पद क्या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। आप इसे याद रखेंगे, ये पद क्या हमारे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। वेतन और भत्तों की बात करें तो इनका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। हमारे एसएचआरसी के सदस्य और अध्यक्ष के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष को तो हमारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर और सदस्य को हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलता है। प्रशासनिक तंत्र की बात करें, धारा 27 में इसके बारे में बताया गया है। तो अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक मतलब आईजी स्तर के अधिकारी के अधीन कर्मचारी और सचिव उपलब्ध कराती है। आप इसे याद रखेंगे प्रशासनिक तंत्र की। तो अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक जो आईजी रैंक का अधिकारी होता है उसके अधीन कर्मचारी और सचिव उपलब्ध कराती है। वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें या रिपोर्ट की बात करें, वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट की बात करें, धारा 28 में इसके बारे में बताया गया है। तो आयोग के अपनी रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट है, ये राज्य सरकार को सौंपता है। आयोग क्या करता है? अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा के पटल पे रखवाती है। यदि सरकार आयोग की किसी सिफारिश को नहीं मानती, जब ये हमारे विधान मंडल या विधानसभा में रिपोर्ट रखवाई जाती है और सरकार आयोग की किसी सिफारिश को नहीं मानती, तो उसे विधानसभा को इसका कारण साफ साफ बताना पड़ेगा किस कारण से उन्होंने रिपोर्ट या इसकी बात नहीं मानी थी। नियमों को लागू होने की बात करें, धारा 29 के तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ विशिष्ट नियम राज्य आयोगों पर भी लागू होते हैं। तो ये नियमों को लागू होने की बात करें, धारा 29 में जिसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ विशिष्ट नियम राज्य आयोगों पर भी लागू होते हैं। अब बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य का क्या है, मतलब फंक्शंस ऑफ एसएचआरसी की बात करें। तो आयोग क्या स्वप्रेरणा से, आयोग क्या सुओ मोटो या स्वप्रेरणा से या फिर किसी पीड़ित या प्रतिनिधि की याचिका पर कौन कौन से कार्य कर सकता है? सबसे पहले तो जांच कर सकता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो मानवाधिकार उल्लंघन या किसी लोक सेवक के द्वारा, या मानवाधिकार उल्लंघन या किसी लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट के द्वारा उसे रोकने की में की गई लापरवाही की जांच करना। ये मतलब मानवाधिकार उल्लंघन किया गया है या फिर किसी लोक सेवक के द्वारा उसे रोकने में कोई लापरवाही बरती गई है, तो जांच कर सकता है। अदालत में लंबित मानवाधिकार मामलों की समीक्षा करना, मतलब अदालत की अनुमति के बाद ही, उसके बिना नहीं। तो अदालत की अनुमति के बाद ही क्या है, उसकी समीक्षा कर सकता है जो अदालत में लंबित मानवाधिकार मामले हैं। समीक्षा और सिफारिश की बात करें तो मानवाधिकार रक्षा से जुड़े या मानवाधिकार रक्षा से जुड़े संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करना, मानवाधिकार रक्षा से जुड़े संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करना, जिसमें हमारे आतंकवाद के प्रभाव भी शामिल होते हैं, उन्हें लागू करने के उपाय सुझाना, उनके क्या है, उन्हें लागू करने के उपाय भी सुझाना इसकी कार्य होते हैं। फिर जागरूकता और शोध की बात करें, किसकी जागरूकता और शोध की बात करें तो मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध मतलब रिसर्च करना और लोगों में इन अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। जेल निरीक्षण की बात करें तो राज्य की जेलों या फिर हिरासत केंद्रों का दौरा करना और वहां के बंदियों की स्थिति का जायजा लेना, ये भी हमारे एसएचआरसी के कार्य हैं। फिर सामाजिक बुराइयों पर रोक की बात करें तो दहेज हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, यातना, हाथ में से मैला ढोने की जैसी कुप्रथाएं, इन सब की जांच करना भी हमारे एसएचआरसी का कार्य है। एनजीओ को प्रोत्साहन की बात करें तो मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एनजीओ मतलब गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना। आयोग की शक्तियों के बारे में बात करें, मतलब पावर्स ऑफ एसएचआरसी की बात करें, तो आयोग की शक्तियां मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21(5) के तहत तय होती है।
आप इसे याद रखेंगे। आयोग की शक्तियाँ क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21(5) के तहत तय होती है और शक्तियाँ क्या-क्या है? सबसे पहले इनके अधिकार क्षेत्र की बात करें, तो आयोग केवल संविधान की राज्य सूची मतलब सेकंड और समवर्ती सूची मतलब थर्ड इनके विषयों पर ही मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच कर सकता है। मतलब राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं, उन्हीं पे जो हमारे मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच कर सकता है। बात करें हमारे आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ, किसकी शक्तियाँ? सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं। मतलब जाँच करते समय इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक दीवानी अदालत मतलब सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो हमारे आयोग है, तो आयोग को जाँच करते समय इसे क्या हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी अदालत की शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिसमें वो कौन-कौन से कार्य कर सकता है। वो गवाहों को समन मतलब समन जारी कर सकता है, कि गवाहों को समन जारी करके हाज़िर होने का आदेश दे सकता है। किसी भी सरकारी कार्यालय से दस्तावेज़ की माँग कर सकता है। शपथ पत्रों मतलब एफिडेविट्स पर साक्ष्य ग्रहण कराना, ये भी कर सकता है कि गवाहों और दस्तावेज़ों की जाँच के लिए कमीशन में बैठाना। तो इस तरह की हमारी ये शक्तियाँ थी किसकी? हमारी एसएचआरसी की। तो कौन-कौन सी हमारी अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ये हमारे अनुसूचित सेकंड, अनुसूचित थर्ड मतलब राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं, उन्हीं पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है। दूसरा उनके पास क्या सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं, मतलब गवाहों को समन करके हाज़िर करने के लिए बोलना, किसी भी कार्यालय से दस्तावेज़ मँगाना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना और साक्ष्यों और दस्तावेज़ों गवाहों और दस्तावेज़ों की जाँच के लिए कमीशन बैठाना, तो ये कार्य कर सकता है। आयोग की सीमाओं की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें, तो ये हमारे क्या दंतहीन भाग है। तो आयोग किसी को भी सीधे गिरफ्तार या दंडित नहीं कर सकता। ये केवल क्या सिफ़ारिश कर सकता है, दंडित नहीं कर सकता, आप इसे याद कर सकते हैं या फिर गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। समय सीमा की बात करें तो ये आयोग उस घटना की जाँच नहीं कर सकता जिसे घटे हुए 1 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका हो और इसी कारण इसे कागज़ी शेर या फिर दंतहीन भाग कहा जाता है। बात करें आयोग के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाने वाले कौन-कौन से परिवाद हैं, मतलब ऐसे कौन-कौन से मामले कंप्लेंट्स हैं, जिन पे आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं करता। तो आयोग क्या निम्नलिखित प्रकार की सिफारिशों को सीधे तौर पे खारिज कर देता है। जैसे जो घटना 1 साल से ज़्यादा पुरानी हो, मतलब 1 साल से ज़्यादा घटित हुए जिसे हो गया हो। जो मामले किसी न्यायालय या फिर अन्य आयोग जैसे महिला आयोग इनमें लंबित हो, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं करता। अस्पष्ट, अनाम और तुच्छ या फिर केवल परेशान करने वाली शिकायतें होती हैं, उन पे भी आयोग किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करता। जिनकी बात करें अस्पष्ट शिकायत हो, अनामो मतलब जिसमें नाम और पता नहीं लिखा हो, तुच्छ हो या फिर परेशान करने वाली शिकायतें हों, तो ऐसी शिकायतों पे भी कोई कार्रवाई नहीं करता। सेना या फिर सशस्त्र मामलों से संबंधित कोई मामला है, क्या? सेना या सशस्त्र बलों से संबंधित मामले की बात करें तो इन पर केवल एनएचआर से विचार कर सकता है, एसएचआर से विचार नहीं कर सकता। सिविल मामलों की बात करें तो सिविल विवाद, संपत्ति या अनुबंध के मामले में विवाद होते हैं और औद्योगिक श्रम विवाद इन पे भी हमारे एसएचआरसी कोई कार्रवाई नहीं करता। वे आरोप जो किसी लोक सेवक के विरुद्ध न हो, क्या लोक सेवक के विरुद्ध ना हो, किसी व्यक्तिगत पर्सनल व्यक्ति के विरुद्ध हो, तो उसके खिलाफ भी हमारे एनएचआर एसएचआरसी कोई कार्रवाई नहीं करता। बात करें शिकायत किस प्रकार से दर्ज की जाती है, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की बात करें, फाइलिंग ए कंप्लेंट। भाषा की बात करें तो परिवाद हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा में शिकायत दर्ज करवा सकता है। माध्यम की बात करें तो इसे पत्र, फैक्स, टेलीग्राम या व्यक्तिगत रूप से भी दर्ज कराया जा सकता है। आयोग की बात करें तो आयोग समाचार पत्रों की खबरों पर भी संज्ञान ले सकता है। आयोग क्या हमारे समाचार पत्रों की खबरों पर भी संज्ञान ले सकता है। शुल्क की बात करें तो शिकायत दर्ज करने की कोई फीस नहीं होती। क्या शिकायत दर्ज करने की कोई भी फीस नहीं होती है। जाँच की बात करें, जाँच कराती है, फिर आयोग क्या है, जो मामले की जाँच कराती है और जाँच के बाद कार्रवाई की बात करें। तो पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता मुआवजा देने की सरकार से राज्य सरकार से सिफारिश कर सकती है। दोषी जो लोक सेवक उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई या मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकते हैं। आवश्यक रिट जारी करवाने के लिए क्या आवश्यक रिट जारी करवाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाना। तो ये भी हमारे एसएचआरसी के द्वारा किया जा सकता है। अब हम देखेंगे एसएचआरसी मतलब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष 2000 से लेके अब तक के कौन-कौन है। पहली हमारी अध्यक्ष थी श्रीमती कांता भटनागर, ये हमारी एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। बात करें इनकी तो इनका कार्यकाल 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक रहा था और पहली और एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। मद्रास हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। मद्रास हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है, ये हमारी कांता भटनागर। दूसरा अध्यक्ष हमारे कौन? जस्टिस एस सगीर अहमद। जस्टिस एस सगीर अहमद जिनका कार्यकाल हमारे 2001 से 2004 तक रहा था और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। अमर सिंह गोदारा की बात करें जिनका कार्यकाल 2004 से 2005 तक रहा था, पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे और एच आर पुरी चौथे थे, पहले नहीं, आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करें हमारे जस्टिस एन जैन की, एन के जैन की बात करें, जस्टिस एन के जैन की बात करें तो 2005 से 2010 तक
इनका कार्यकाल था। अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण करने वाले एकमात्र अध्यक्ष रहे कौन से हमारे जस्टिस एन.के. जैन। तो सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का रहा कितना 5 साल का। इसके बाद के कार्यकाल 3 साल का हो गया था। जगत सिंह की बात करें तो दूसरे कार्यवाहक अध्यक्ष थे हमारे कौन श्री जगत सिंह। फिर आता पुखराज सिरवी 2010 से 2011 या 2010-11 में तीसरे कार्यवाहक अध्यक्ष बनते कौन पुखराज सिरवी और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा किसका पुखराज सिरवी का। फिर एच आर कुड़ी की बात करें तो 2012 से 2016 तक चौथे कार्यवाहक अध्यक्ष बने कौन एच आर कुड़ी। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल तो एच आर कुड़ी का था। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था हमारे पुखराज सिरवी का। फिर आते हैं जस्टिस प्रकाश टाटिया। ये जस्टिस प्रकाश टाटिया की बात करें तो 2016 से 2019 तक ये हमारे अध्यक्ष रहे थे। राजस्थान और झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके कौन जस्टिस प्रकाश टाटिया। अगले हमारे अध्यक्ष आते हैं श्री महेश चंद्र शर्मा 2019 से 2021 तक 5वें कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। गोपाल कृष्ण व्यास या जी के व्यास की बात करें तो 2021 से 2024 तक हमारे अध्यक्ष रहे। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। गंगाराम मूलचंदानी की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष है। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इस तरह हमने जो अध्यक्ष है उनका क्रम देख लिया है। अब देखेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। धारा 21(1) में मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में, 21(2) में संरचना मतलब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसके बारे में, धारा 21(3) और 21(4) में आयोग के सचिव मतलब सीईओ और मुख्यालय के बारे में, धारा 22 में राज्यपाल के द्वारा समिति की सिफारिश पर नियुक्ति के बारे में, धारा 23 की बात करें तो त्यागपत्र राज्यपाल को और पद से हटाना केवल राष्ट्रपति के द्वारा और वो भी कैसे सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। तो धारा 23 में इसके बारे में बताया गया है। धारा 24 की बात है तो कार्यकाल के बारे में मतलब 3 वर्ष 70 वर्ष के बारे में बताया गया है। धारा 25 की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में। धारा 26 के अंतर्गत वेतन और भत्तों के बारे में मतलब राज्य सरकार ही निर्धारित करेगी। धारा 28 की बात करें तो वार्षिक रिपोर्ट मतलब राज्य सरकार को दी जाएगी और वो क्या विधानसभा में रखवाएगी। बात करें धारा 33 की तो आयोग की जो वित्तीय स्वायत्ता इसके बारे में बताया गया है। तो कुछ धाराओं के बारे में आपको रिकैप दिया गया है। अब बात करें जो हमारे मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 आया था उसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। योग्यता के बारे में चेंज हुआ तो अध्यक्ष के पद के लिए अब क्या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी इसके लिए पात्र हो जाएंगे। कार्यकाल घटा के हमारे 5 वर्ष से घटा के 3 वर्ष कर दिया गया और आयु वही 70 वर्ष पहले से चली आ रही थी। पुनर्नियुक्ति की बात करें तो अब अध्यक्ष और सदस्य दोनों के दोनों पुनर्नियुक्ति के पात्र है और वो भी कितनी आयु तक 70 साल की आयु तक। संरचना की बात करें तो राज्य आयोगों में सदस्यों की संख्या बढ़ा के 3 मतलब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य करने का प्रावधान किया गया है जिसमें हमारे एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। हालांकि राजस्थान में वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 ही सदस्य हैं। इसमें बढ़ा के क्या हमारे 3 सदस्य करने का प्रावधान रखा गया था लेकिन वर्तमान में तुम्हारे एक अध्यक्ष और 2 ही सदस्य हैं। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।